भारत में करीब 107 ऐसी जगह हैं जहां इंसान का बसना, घर बनाना या यहाँ तक कि एक पेड़ की टहनी तोड़ना भी बिल्कुल गैर कानूनी है। हाँ पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई सड़क नहीं, कोई खेती नहीं और कोई इंसानी बस्ती नहीं। एकदम सन्नाटा। सही कहा। और ये कोई खुफिया मिलिट्री बेस नहीं है। ये हमारे देश के करीब 44,400 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में फैले वो इलाके हैं जिन्हें हम नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन पार्कों की दुनिया में उतरते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि ये किसी आम पब्लिक पार्क जैसे बिल्कुल नहीं है। वही ना, एक पब्लिक पार्क तो इंसान के मनोरंजन के लिए बनता है, लेकिन एक नेशनल पार्क एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट या तिजोरी की तरह होता है। हाँ, तिजोरी। जिसे पूरी तरह से प्रकृति और वन्य जीवों के लिए एकदम सील कर दिया गया है। देखिए, ये जो तिजोरी वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये काफी हद तक इस पूरी व्यवस्था को समझाता है। क्योंकि जिस तरह एक बैंक की तिजोरी को सिर्फ एक ताले से नहीं, हाँ, कई लेयर्स होती हैं उसमें। बिल्कुल, कई स्तर की सुरक्षा से बचाया जाता है, वैसे ही नेशनल पार्क्स की सीमाएं कानून द्वारा पत्थरों पर खींची गई लकीरों की तरह है। मतलब कोई समझाता नहीं। एकदम नहीं। वन्यजीव अभयारण्य, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होती है ना, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत ढील होती है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहां के स्थानीय लोगों को मवेशी चराने या सूखी लकड़ियां बीनने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन एक नेशनल पार्क में ये सब शून्य होता है। शून्य। कुछ भी अलाउड नहीं है? कुछ भी नहीं। इसे IUCN की श्रेणी 2 के तहत संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला होता है। रुकिए, आपने IUCN की श्रेणी 2 कहा। हाँ। अब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जो ये बताती है कि कौन सा पार्क कितना अच्छा है या नंबर 1 पे कौन है? नहीं, ये रैंकिंग नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया भर के संरक्षित इलाकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। अच्छा, तो फिर श्रेणी 1 क्या होती है? श्रेणी 1 का मतलब है जहां इंसान की परछाई भी नहीं पड़ सकती। बाप रे! वो सिर्फ और सिर्फ कड़े वैज्ञानिक शोध के लिए होते हैं। और जो श्रेणी 2 है, उसका मतलब है ऐसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया है, जहां प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बिना किसी इंसानी दखल के बिल्कुल अपने आप चलने दिया जाता है। और भारत ने अपने नेशनल पार्क्स को इसी मानक पर ढाला है। तो अगर ये इलाके इतनी सुरक्षित है, तो इस तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? मेरे कहने का मतलब है कि इसका प्रशासन कैसे चलता है? इस पूरी तिजोरी का आप कह सकते हैं कि एक बैंक मैनेजर होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। हाँ, और ये कोई साधारण अधिकारी नहीं होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे के तहत इसके पास एक तरह से अर्धन्यायिक यानी क्वासी जुडिशल ताकतें होती हैं। मतलब एक जज जैसी पावर। काफी हद तक। पार्क के अंदर हवा का एक झोंका भी अगर कोई बदलाव लाता है ना, तो उसकी निगरानी इसी प्रशासन के तहत होती है। राज्य सरकार पहले एक शुरुआती नोटिफिकेशन जारी करती है। ठीक है। फिर स्थानीय लोगों के दावों और अधिकारों का निपटारा किया जाता है, और जब एक बार फाइनल नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर वो हमेशा के लिए नेशनल पार्क बन गया। बिल्कुल, उसे वापस सैंक्चुरी नहीं बनाया जा सकता। ये तो हुई आज के इस कड़े कानूनी ढांचे की बात, लेकिन ये सब अचानक से तो नहीं हुआ होगा, है ना? एकदम सही। इसका एक पूरा इतिहास है। हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो मैं पढ़ रही थी कि 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, हेली नेशनल पार्क, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। हाँ, उत्तराखंड वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका मुख्य मकसद उस वक्त बंगाल टाइगर्स को बचाना था। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो मुझे सच में बहुत हैरान करता है। कौन सा आंकड़ा? 1936 में शुरुआत होने के बाद 1970 तक आते आते हमारे पास पूरे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। सिर्फ 5। क्या उस दौरान किसी को संरक्षण की परवाह नहीं थी? वो परवाह थी, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। दिशा नहीं थी। देखिए, 1970 से पहले शिकार करना राजघरानों और अंग्रेजों का एक शौक हुआ करता था। उफ, हाँ। जो बाद में आजाद भारत के अमीर वर्ग का भी शौक बन गया। वन्यजीवों को बचाने के प्रयास बहुत ही बिखरे हुए थे। कोई एक ठोस कानून नहीं था। कोई राष्ट्रीय नीति ही नहीं थी। राजा महाराजाओं के अपने निजी शिकारगाह थे, जिन्हें वो बचा कर रखते थे ताकि सिर्फ वही शिकार कर सकें। ओह, तो वो संरक्षण नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये तो बस अपने शौक के लिए जानवरों को रिजर्व करना था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम 5 पार्कों से सीधे आज 107 पार्कों के विशाल आंकड़े तक पहुंच गए,
मतलब क्या रातों रात राजनेताओं को जंगलों से प्यार हो गया था? इसका सीधा संबंध भारत के अंदर की राजनीति से कम और बाहर दुनिया में हो रही हलचल से ज्यादा था। अच्छा। बाहर क्या हो रहा था? 1970 का दशक पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण के मामले में आंखें खोलने वाला था। जी 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हाँ, वहाँ पहली बार ये माना गया कि अगर हमने प्रकृति को बर्बाद किया तो इंसानियत नहीं बचेगी। बिल्कुल। उसी दौरान WWF और IUCN ने ये चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि बाघ जैसी प्रजातियां तो कुछ ही सालों में धरती से गायब हो जाएंगी। तो भारत पर भी दबाव बना होगा? बहुत ज्यादा। उस वैश्विक दबाव और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसी संधियों ने भारत सरकार को मजबूर किया कि वो अपने ढीले ढाले सिस्टम को बदले, और इसी दबाव का नतीजा था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एकदम सही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। लेकिन ये कानून काम कैसे करता है? मैं समझना चाहती हूँ कि इसने असल में जमीन पर क्या बदलाव किया। क्या इसने बस एक बोर्ड लगा दिया कि शिकार मना है? नहीं नहीं, इसने सिर्फ बोर्ड नहीं लगाया, इसने उस बोर्ड के पीछे बंदूक तानकर खड़े होने वाले गार्ड्स को कानूनी ताकत दी। अच्छा। इस एक्ट ने जानवरों को अलग अलग शेड्यूल या अनुसूचियों में बांट दिया। जैसे कि? जैसे शेड्यूल 1 में बाघ, गैंडे और स्नो लेपर्ड जैसे जानवरों को रखा गया। तो अगर कोई इन्हें मारे तो? इसका मतलब ये था कि अगर कोई इंसान इनमें से किसी जानवर को मारता है तो कानून की नजर में वो उतना ही बड़ा अपराध है जितना किसी इंसान का कत्ल करना। बाप रे, मतलब सीधे मर्डर के बराबर की सजा। बिल्कुल। इस एक्ट ने शिकार को पूरी तरह गैर कानूनी बना दिया, जानवरों की खाल या हड्डियों के व्यापार पर रोक लगा दी, जो पहले बहुत आम था। हाँ, और सबसे अहम बात, इसने राज्य सरकारों को ये ताकत और जिम्मेदारी दी कि वे तेजी से नए नेशनल पार्क घोषित करें। यानी ये एक्ट एक तरह का वो सॉफ्टवेयर अपडेट था जिसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली को ही बदल दिया। बहुत सही उदाहरण है ये। और जब ये कानूनी ढाल बन गई तो इन पार्कों का जो रोल था वो भी बदल गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पार्क सिर्फ जानवरों को शिकारियों से बचाने की जगह बनकर रह गए। बिल्कुल नहीं, इनका काम बहुत बड़ा हो गया। हाँ, इन पार्कों का उद्देश्य पूरे इलाके का इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखना, मिट्टी के कटाव को रोकना और जल संसाधनों की रक्षा करना हो गया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल है। पूछिए। अक्सर इन नेशनल पार्कों को प्राकृतिक प्रयोगशालाएं या नेचुरल लेबोरेटरीज कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। अगर यहाँ इंसानों का जाना बिल्कुल मना है तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ काम कैसे करते हैं? क्या वे दूरबीन लेकर बाउंड्री के बाहर खड़े रहते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इंसानों का जाना मना है तो उसका मतलब आम जनता के बसने या व्यावसायिक गतिविधियों से है। अच्छा, टूरिस्ट या फैक्ट्री वगैरह नहीं लग सकती? हाँ, वैज्ञानिकों को खास परमिट मिलते हैं, लेकिन उनके शोध का तरीका भी नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव मतलब जानवरों को बिना परेशान किए? बिल्कुल। आज के समय में शोधकर्ता जीप लेकर जानवरों के पीछे नहीं भागते हैं। वे कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं जो मोशन सेंसर पर काम करते हैं, जो खुद फोटो खींच लेते हैं जब जानवर सामने से गुजरता है। सही कहा। वे सैटेलाइट कॉलर लगाते हैं जिससे जानवरों के माइग्रेशन पैटर्न का पता चलता है। मतलब सारा काम टेक्नोलॉजी के जरिए होता है ताकि जंगल का सन्नाटा ना टूटे। लेकिन आखिर ये वैज्ञानिक इतनी मेहनत से खोज क्या रहे होते हैं? वे सिर्फ जानवरों की गिनती नहीं कर रहे होते, वे आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का अध्ययन कर रहे होते हैं। वो कैसे? वे जानवरों के मल का, जिसे स्कैट कहते हैं, उसका DNA टेस्ट करते हैं। मल का DNA टेस्ट, या इनब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर एक ही परिवार के हुए तो उनकी जेनेटिक क्वालिटी कमजोर हो जाएगी और कोई एक बीमारी उस पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो ये नेशनल पार्क असल में वैज्ञानिकों को ये समझने का मौका देते हैं कि एक स्वस्थ इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये तो बहुत ही जटिल विज्ञान है। और अगर ये पार्क प्रयोगशालाएं हैं तो क्या हर प्रयोगशाला का डिजाइन एक जैसा होता है? नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि राजस्थान के तपते रेगिस्तान और असम के दलदल को एक ही तरह के नियमों से तो नहीं चलाया जा सकता ना। बिल्कुल सही बात है। आप जिम कॉर्बेट के जंगल को उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते जैसे आप काजीरंगा को करते हैं। तो चलिए इसी आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। अगर हम इन 107 नेशनल पार्कों को करीब से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्टेड इकोसिस्टम की, यानी घने जंगलों वाले पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, इसमें उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और मध्य प्रदेश का सतपुड़ा नेशनल पार्क आता है।
यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं, घनी झाड़ियां हैं, तो यहाँ का मैनेजमेंट कैसे अलग होता है? देखिए, ऐसे घने जंगलों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विशाल कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक? हाँ, ये हमारे वायुमंडल से हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। यहाँ मैनेजमेंट का मुख्य फोकस जंगल की आग को रोकना और उन कॉरिडोर्स को बचाना होता है जिनका इस्तेमाल जानवर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए करते हैं। और यहाँ गश्त लगाना भी तो मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल, क्योंकि घने जंगलों में शिकारियों का छिपना आसान होता है, इसलिए यहाँ गश्त लगाने के लिए हाथियों का या फिर मजबूत ऑफ-रोड वाहनों का इस्तेमाल होता है। समझ गई। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रकार, वेटलैंड्स और रिवराइन इकोसिस्टम, यानी नदियों, झीलों और दलदली जमीनों वाले इलाके। हाँ, जैसे राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और असम का काजीरंगा। मैंने सुना है काजीरंगा में तो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुस जाता है और पूरा पार्क डूब जाता है। हाँ, लगभग 80% हिस्सा डूब जाता है। तो क्या ये बाढ़ वहां के जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? यहाँ हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि बाढ़ एक आपदा है, लेकिन काजीरंगा जैसे वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए बाढ़ एक वरदान है। वरदान? वो कैसे? ये बाढ़ ही है जो पुरानी और सख्त घास को बहा ले जाती है और नई उपजाऊ मिट्टी पीछे छोड़ जाती है। अच्छा। जिस पर नई घास उगती है, और इसी घास को खाने के लिए एक सींग वाले गैंडे वहां आते हैं। ओह, तो ये एक प्राकृतिक साइकिल है। बिल्कुल। यहाँ मैनेजमेंट का काम बाढ़ को रोकना नहीं है, बल्कि बाढ़ के वक्त जानवरों को ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचने का रास्ता देना है। और राजस्थान के केवलादेव की बात करें तो वो तो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाए गए बांधों से छोड़े गए पानी पर निर्भर हैं। अगर वहां पानी नहीं आएगा तो साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी भी नहीं आएंगे। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे हर जगह के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया चाहिए। एकदम। और तीसरा प्रकार है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी घास के विशाल मैदान, जैसे गुजरात का वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क। हाँ, और राजस्थान का रणथंभौर। रणथंभौर के सूखे और सुनहरे घास के मैदान दलदली काजीरंगा से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। यहाँ बाघ घास के रंग में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें देखना नामुमकिन हो जाता है। और इन घास के मैदानों को बचाए रखना सबसे मुश्किल काम है ना? बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर आप एक घास के मैदान को ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ सालों में वहां पेड़ उगाएंगे और वो जंगल बन जाएगा। हाँ, इसलिए वन विभाग को कई बार कंट्रोल्ड बर्निंग यानी नियंत्रित तरीके से घास में आग लगानी पड़ती है। आग लगानी पड़ती है ताकि पेड़ न उगे। बिल्कुल, ताकि सिर्फ घास उगे, पेड़ नहीं। ब्लैक बक जैसे जानवरों को दौड़ने के लिए खुले मैदान चाहिए होते हैं, घने जंगल नहीं। तो ये बात साफ हो जाती है कि वन विभाग का काम सिर्फ बंदूक लेकर घूमना नहीं है। उन्हें मतलब एक इंजीनियर, एक मौसम विज्ञानी और एक माली की तरह भी सोचना पड़ता है। एकदम सही। ये बहुत ही बहुआयामी काम है। अब इस विविधता से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं भारत का नक्शा देखूं तो ये नेशनल पार्क्स भूगोल की एकदम चरम सीमाओं पर बसे हैं। एक्सट्रीम लोकेशंस पर। हाँ, एक तरफ हमारे पास उत्तर में लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सोचिए, ये हिमालय की भयानक ऊंचाइयों पर है, जहां बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हेमिस का जो एल्पाइन इकोसिस्टम है ना, वो दुनिया के सबसे दुर्लभ इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम है, तापमान माइनस में रहता है। और यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा है स्नो लेपर्ड, यानी हिम तेंदुआ। पर मेरा सवाल ये है कि इतनी भयानक ठंड में, जहाँ कोई सड़क नहीं है, वहाँ पेट्रोलिंग या सुरक्षा कैसे होती है? वहाँ जीप तो जा नहीं सकती। यही तो चुनौती है। वहां आप पारंपरिक तरीके से काम नहीं कर सकते। वहां सुरक्षा के लिए स्थानीय बौद्ध मोनेस्ट्री और वहां रहने वाले समुदायों की मदद ली जाती है। अच्छा, लोकल सपोर्ट। हाँ, स्नो लेपर्ड्स को ट्रैक करने के लिए दुर्गम चोटियों पर कैमरे लगाए जाते हैं। वहां के जो गार्ड्स होते हैं ना, उन्हें महीनों तक बर्फ में पैदल गश्त लगानी पड़ती है। बाप रे, ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है। अब इस माइनस तापमान से सीधे नीचे चलते हैं गुजरात और अंडमान के समुद्र तटों पर। मरीन और कोस्टल नेशनल पार्क्स। हाँ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, जो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क था, और अंडमान का महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। यहाँ की दुनिया ही अलग है। यहाँ तो कोई जमीन ही नहीं है, सब कुछ खारे पानी के नीचे है। रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें, जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए। और यहाँ की गश्त और सुरक्षा नावों के जरिए होती है। लेकिन आपको पता है, मरीन पार्क्स में सबसे बड़ी चुनौती शिकारी नहीं है। तो फिर क्या है? जलवायु परिवर्तन और समुद्र के पानी का गर्म होना है।
जब पानी गर्म होता है तो कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाती हैं, यानी उनका रंग और जीवन खत्म हो जाता है। पर क्या ये व्यवहारिक है? मेरा मतलब है कि जो 1972 का कानून एक बर्फीले पहाड़ के लिए बना है, वही समुद्र के खारे पानी में कैसे काम कर सकता है? आपका सवाल बहुत जायज है। मतलब जमीन पर तो आप बाउंड्री बना सकते हैं। हाँ, और ये एक बड़ी आलोचना भी रही है। 1972 का जो एक्ट है वो मूल रूप से जमीन पर रहने वाले बड़े जानवरों जैसे बाघ और हाथी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो समुद्र में तो दिक्कत आती होगी। बहुत दिक्कत आती है। उदाहरण के लिए मछुआरों को कैसे रोका जाए? समुद्र के बीच में आप दीवार कैसे खड़ी करेंगे? सही बात है। इसलिए अब मरीन पार्क्स के लिए अलग से जोनिंग की जाती है, जहां कोर इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती और जो बफर इलाका है वहां थोड़ी छूट होती है। समझ गए। और अगर हम आकार यानी साइज की बात करें तो अंडमान में ही साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हाँ, इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही छोटा। एक तरफ लद्दाख का विशालकाय हिमस और दूसरी तरफ समुद्र के बीच ये छोटा सा बटन जैसा द्वीप। ये विरोधाभास अपने आप में एक कहानी है। लेकिन आपको पता है, वो छोटा सा द्वीप समुद्री कछुओं के अंडे देने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। ओ, तो आकार से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। संरक्षण में आकार मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो जगह किस प्रजाति की आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद, इस शब्द से मुझे कुछ याद आया। जब मैं इन पार्कों के बारे में पढ़ रही थी तो दो नामों ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन से दो नाम? पहला है राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क। हाँ, थार के रेगिस्तान में। आमतौर पर पार्क का मतलब हरियाली होता है ना, लेकिन यहाँ तो बस रेत के टीले हैं। और ये जगह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम के एक विशाल पक्षी की आखिरी शरण स्थली है। बिल्कुल। और दूसरा नाम तो मतलब भौतिक विज्ञान को ही चुनौती देता है, मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क। हाँ, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये कैसे संभव है? कोई ऐसी जमीन की सुरक्षा कैसे कर सकता है जो अपनी जगह ही बदलती रहती है? देखिए, केबुल लामजाओ पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता अजूबा है। ऐसा क्या है वहाँ? लोकतक झील के ऊपर घास, मिट्टी और सड़े हुए पौधों के विशाल तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें वहां की स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी? हाँ, और ये पार्क संगाई हिरण का इकलौता घर है, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर? हाँ, क्योंकि जब वो इन तैरते हुए द्वीपों पर चलता है ना, तो उसका संतुलन बनाने का तरीका एकदम नाचने जैसा लगता है। अरे वाह! लेकिन अगर जमीन ही तैर रही है तो पार्क की सीमा कैसे तय होती है? यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। और इससे भी बड़ा खतरा यह है कि झील के पास बने एक हाइड्रो पावर डैम की वजह से पानी का स्तर बदल गया है। डैम की वजह से? हाँ, पहले ये फुमडी गर्मियों में झील के तल से टकराकर पोषक तत्व लेते थे और बारिश में फिर तैरने लगते थे। अच्छा, एक प्राकृतिक साइकिल थी। बिल्कुल, पर अब डैम की वजह से पानी का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, जिससे ये द्वीप कमजोर हो रहे हैं। ओह, तो कानून तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। वही ना, यहाँ 1972 का कानून किसी शिकारी से तो बचा सकता है, लेकिन डैम के पानी से बचाना एक अलग ही स्तर की चुनौती है। तो इन सभी जटिलताओं, इन एक्सट्रीम हालातों और इस कड़े मैनेजमेंट का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? मतलब इन सब का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी पहलों के जरिए उन जानवरों को बचाना जो एकदम विलुप्त होने की कगार पर खड़े थे। जैसी उत्तराखंड का कॉर्बेट, राजस्थान का रणथंभौर और मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, जो आज बाघों के सबसे बड़े रक्षक बन गए हैं। हाँ, और हाथियों के लिए केरला का पेरियार और तमिलनाडु का मुदुमलाई नेशनल पार्क है। अगर आप सिर्फ बाघों की आबादी को देखें ना, तो 1970 के दशक में हम करीब 1800 बाघों तक सिमट गए थे। सिर्फ 1800? हाँ, और आज इन 107 नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व्स के नेटवर्क की बदौलत भारत में बाघों की संख्या 3000 के पार जा चुकी है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि अगर आप उस तिजोरी को सही से लॉक करें और साइंटिफिक मैनेजमेंट करें, तो प्रकृति खुद को रिकवर कर सकती है। और इस रिकवरी का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजस्थान के केवलादेव और ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क को ही देख लीजिए। साइबेरिया और मंगोलिया से हजारों किलोमीटर उड़कर पक्षी यहाँ आते हैं। हाँ, सर्दियों में। अगर भारत के ये पार्क सुरक्षित नहीं होंगे तो रूस और साइबेरिया का इकोसिस्टम भी चरमरा जाएगा। एकदम सही। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो पूरी दुनिया के जीवन को एक साथ जोड़े हुए है। बिल्कुल। और
इसी बात से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चिंताजनक सवाल पैदा होता है। चिंताजनक सवाल वो क्या है? देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि ये 107 नेशनल पार्क हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1.35% हिस्सा है। हाँ, बहुत ही छोटा हिस्सा। हम इस 1.35% हिस्से के अंदर बाघों की गिनती बढ़ाकर खुश हो रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये पार्क बाहर की तेजी से बदलती कंक्रीट और हाईवे की दुनिया के बीच छोटे छोटे सुरक्षित द्वीपों की तरह रह गए हैं। आइसोलेटेड आइलैंड्स बन गए हैं। बिल्कुल। इन पार्कों के अंदर तो कड़े कानून का पहरा है, सब कुछ हरा भरा है, लेकिन जैसे ही कोई बाघ कान्हा नेशनल पार्क की सीमा के बाहर कदम रखता है तो उसे जंगल नहीं मिलता। उसे एक 8 लेन का हाईवे या कोई इंडस्ट्रियल टाउन। मतलब ये जो हमारी तिजोरियां हैं, ये बाहर से पूरी तरह घिर चुकी हैं। सटीक बात। और विज्ञान हमें बताता है कि अगर कोई प्रजाति लंबे समय तक एक ही छोटे इलाके में कैद रहे और दूसरे जंगलों के जानवरों से ना मिल पाए, तो उनमें इनब्रीडिंग शुरू हो जाती है। उनका डीएनए कमजोर होने लगता है। हाँ, आज सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पार्कों की बाउंड्री बचाना नहीं है, बल्कि 2 पार्कों के बीच वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स यानी जानवरों के सुरक्षित रास्ते बनाना है, ताकि वे इंसानों से बिना टकराए एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा विचार है जो परेशान भी करता है और सोचने पे मजबूर भी। हाँ, हम उस हाई सिक्योरिटी वॉल्ट के अंदर की चीजों को तो पूरी ताकत से बचा रहे हैं, लेकिन क्या वो वॉल्ट बाहर की दुनिया के लगातार बढ़ते दबाव को हमेशा झेल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। या भविष्य में ये नेशनल पार्क सिर्फ एक ओपन एयर चिड़ियाघर बनकर रह जाएंगे, जिनके चारों तरफ बस कंक्रीट की दीवारें होंगी? सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे नेशनल पार्कों की ये दुनिया सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं है, ये जीवन को बचाने की एक बहुत बड़ी और जटिल लड़ाई है। अगली बार किसी नए विषय और कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर से एक नई गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए।